ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं कल मोदी 3.0 सरकार का गठन होगा और शपथ समारोह की कुंडली, क्योंकि टाइम पहले से पता चल चुका है सभी लोगों को। और मैंने जो प्रेडिक्शन किया था उसमें 2 बातें तो कन्फर्म आप लोग मानिएगा कि ये सत्य है। पहला, मोदी 3.0 इज़ कमिंग बैक, ये प्रेडिक्शन सत्य हुआ। आंकड़े गलत हुए हैं अलग बात है, लेकिन ये प्रेडिक्शन सत्य हुआ। और दूसरा, जो शपथ समारोह का जो डेट था वो भी सत्य हुआ। और मैंने ये भी बोला था कि वृश्चिक लगन की कुंडली में मोदी जी हमेशा अपने कार्यों को करते हैं। तो वृश्चिक लगन की कुंडली, क्योंकि जब आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ऐड कीजिएगा और किसी चार्ट को आप जनरेट करेंगे तो आपको वृश्चिक लगन का ही चार्ट मिलेगा। अर्थात आपको डेट ऑफ बर्थ में 9 जून 2024 लिखना है, टाइम ऑफ बर्थ में 19:15 या 7:15 पीएम, और प्लेस ऑफ बर्थ में आपको दिल्ली लिखना है। ये शपथ समारोह की कुंडली बन जाएगी जो कि डिस्प्ले में आपको दिख रही होगी। इस कुंडली में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आप सभी लोगों के माइंड में है कि नीतीश कुमार साथ देंगे या नहीं देंगे, बीच रास्ते में छोड़कर अपनी बातों को बदल तो नहीं जाएंगे। उनको बार बार पलटने की आदत है और पिछले 5-6 साल में खूब पलटे हैं। तो क्या ये जो शपथ समारोह है, क्योंकि मैंने जो कल का विश्लेषण किया था उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली का और साथ में नीतीश बाबू जी की कुंडली का अध्ययन भी किया था। दोनों में मैंने बताया था कि एक ऐसा डेट निकल के आ रहा है जब दशा चेंजेस हो रहे हैं। दशा तो मैं नहीं कहूँगा, अंतरदशा चेंज हो रहे हैं। मोदी जी की कुंडली में 27 मई 2026 को चेंज हो रहा है और 2 जून 2026 को नीतीश बाबू की कुंडली में ये चेंजिंग आ रहा है, नीतीश कुमार जी की कुंडली में आ रहा है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो शपथ समारोह का, हालांकि शपथ समारोह कल होगा, आज मैं इस पर विश्लेषण कर रहा हूँ क्योंकि कल शायद मैं ट्रैवलिंग पर रहूँगा, तो इसलिए पहले ही इसको अपडेट कर रहा हूँ। अब आप समझिए, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसी में आपको मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। सबसे पहली बात किया जाए कि अगर आप इस कुंडली को देखिएगा, 8 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा लगन में, वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में लगन अधिपति कौन होते हैं? मंगल। और मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं? 6वें भाव में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं चार्ट के साथ यहाँ विश्लेषण कर रहा हूँ। जो मेरे विद्यार्थी वर्ग हैं जो लगातार मुझसे सीखते हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी होगी। और यहाँ पर लग्नेश मंगल रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है और शत्रु हंता योग का निर्माण भी कर रहा है। लग्नेश का 6वें, 8वें, 12वें में बैठना सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन खुद की राशि में हो तो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो लग्नेश का 6वें घर में जाकर बैठना एक चीज़ तो इंडिकेट कर रहा है कि इस शपथ समारोह के बाद बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी यात्राएं हो सकती हैं, बहुत सारे स्थान परिवर्तन आपको इस शपथ समारोह में दिखाई देंगे। और इस मोदी 3.0 यानी एनडीए 3.0 की जो सरकार बन रही है, इसमें आपको कहीं ना कहीं पर ये दिखाई देगा कि बहुत क्विक एक्शन लिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये है क्योंकि मंगल जो है सेनापति कहलाता है और मोदी जी की दशा में भी मंगल चल रहा है और मंगल के अंदर शनि चल रहा है। शनि 29 डिग्री का अस्त है। अब हम बात करते हैं शपथ समारोह की। जो आपको कुंडली दिखाई दे रही होगी, इस कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट क्या बनता है? भाग्येश भाग्य में है। भाग्य का मालिक भाग्य में है, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो भाग्य का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। भाग्येश का भाग्य में रहना बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है।
और चंद्रमा हालांकि 2 अंश के रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने ही नवम भाव में रहेंगे। इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। हालांकि चलित चार्ट जब आप इसमें कस्पल चार्ट का अध्ययन करेंगे तो चंद्रमा अष्टम में आ जाते हैं, मंगल पंचम में चले जाते हैं, राहु शनि एक साथ युति करके चतुर्थ में आते हैं और बृहस्पति देव जो हैं वो षष्ठम भाव में आ जाते हैं। फिलहाल एक यूज़र को क्या चीज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन मैं इस चार्ट के माध्यम से बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस चार्ट की टाइमिंग को समझिएगा। ये जो चार्ट है बहुत बलवान चार्ट है। सामान्यतः देखा जाए तो सप्तम भाव में सूर्य का होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसमें भी कई कंडीशंस होते हैं। अगर सूर्य के साथ बुध है तो राजयोग बना देता है। इसके अलावा सूर्य के साथ शुक्र है। शुक्र जो है अगर कहा जाए तो लग्नेश मंगल के लिए न्यूट्रल होता है, डीपली कंबस्ट है। जहाँ पर 25 अंश के आपको सूर्य दिखेंगे, वहीं 26 अंश के आपको शुक्र दिखाई देंगे। तो इन दोनों का अंशात्मक जो बल है वो एकदम लगभग बराबर है, इसलिए डीपली कंबस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सातवें घर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, सातवें घर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट चलती है, उसके जो सहयोगी दल होते हैं वो सातवें घर से निकाले जाते हैं। जिस समय शपथ समारोह का मुहूर्त निकाला गया है, उस समय सप्तम भाव में सूर्य के साथ बुध भी रहेंगे, बृहस्पति भी रहेंगे और शुक्र भी रहेंगे, यानी चतुष्ग्रही योग बनेगा। लेकिन ये चतुष्ग्रही योग किसी भी प्रकार से खराब नहीं है। सबसे बड़ी बात है, शुक्र अपने ही घर में रहेंगे, डीपली कंबस्ट हैं लेकिन अपने घर में ही रहेंगे और मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे, लेकिन इनका बल बहुत कम होगा। मतलब कहा जाता है अगर वृषभ में या तुला में शुक्र देव होते हैं तो उस समय मालव्य योग बनाते हैं, लेकिन खुद अस्थो तो योग में उतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं मिलती है। यही योग का कमाल होता है कि उतना ज़्यादा बलशाली योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी बन रहा है। सूर्य ने बुध को भी अस्त किया हुआ है, लेकिन सूर्य का बृहस्पति के साथ बैठना, बृहस्पति यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सप्तम भाव में। हालांकि चलित में षष्टम में गए हैं, लेकिन भाव संधि से काफ़ी आगे हैं। और कस्पल चार्ट अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है तुला को 2 राशियाँ मिली है, एकादश और द्वादश, और साथ में जो पंचम और षष्टम है दोनों को मेष राशि मिली है। 2 राशियाँ गायब हो गई हैं इसमें। और ऐसा होता है कस्पल चार्ट जब बनाते हैं, जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा। कृष्ण मूर्ति पद्धति से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, तो मैं उसी चीज़ पर बता रहा हूँ। तो अभी बेसिकली जो सप्तम भाव है वहाँ पे बृहस्पति सबको कंट्रोल करने वाला होता है। बृहस्पति वैसे भी 5 भाव का कारक होता है और इस लगन कुंडली में योग कारक है, सप्तम भाव में बैठा है, तो पार्टनर्स को इधर से उधर कोई भी गलत कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रबाबू नायडू आ गए, नीतीश कुमार आ गए, और राजनीति में ऐसा कहा जाता है लोग अपने मतलब को निकालने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव का सूर्य के साथ में बैठना और अच्छा इंडिकेशन है, मैं ये कहूँगा। सूर्य केवल अलग होते हैं तो अलगाव की स्थिति बहुत जल्दी मुझे दिखाई देती है, और जब दशा चलेगी तो बृहस्पति की ही दशा वहाँ पर चलने वाली है। बृहस्पति की दशा फरवरी 2025 तक चलेगी, फिर राहु की महादशा प्रारंभ हो जाएगी, और राहु जो है इस लगन कुंडली में देखा जाए तो पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। राहु राजनीति कारक है और पराक्रम में भी बैठा हुआ है, तो गठबंधन कहा जाए तो बहुत मजबूत बनता है। सुख का मालिक, जनता का मालिक चतुर्थेश शनिदेव बनते हैं, अपने मूल त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, तो जनता के साथ ये धोखा नहीं करने वाले हैं। और इनफैक्ट जो गलतियां इनसे पहले हुई है इसको ये रेक्टिफाई भी करेंगे। शनिदेव का नेचर, अगर कोई गलती हुआ तो उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। और बहुत सारे जो षड्यंत्र चल रहे थे उन षड्यंत्रों को का भी पता चलेगा कि जिस तरीके से मैंने बताया विदेशी फंडिंग हुई है, और जिस तरीके से अमृतपाल जैसे लोग जो हैं चुनाव जीत गए हैं, जिस तरीके से बेअंत सिंह के बेटे चुनाव जीते हैं, जिस तरीके से जिन पर पूरा भारतीय संविधान को कुचलने का प्रयास
करने वाले लोग जो हैं, जिनको जेल में बंद करके रखा गया, वो चुनाव जीते हैं। और बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो फंडिंग करते हैं, उनके समर्थक लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जीते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट की क्या इम्पोर्टेंस रहेगी? गठबंधन सरकार जो है, एटलीस्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि 25 फरवरी 2025 तक एकदम आराम से चलने वाली है। उसके बाद राहु की दशा स्टार्ट हो जाएगी। राहु की दशा स्टार्ट होगी और आपको कई बातों को आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। पहली बात याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारे चुनाव होंगे। एक तो महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप आएगा, पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी अपडेट कर दे रहा हूँ। और महाराष्ट्र का जो ये राजनीति होगी, क्योंकि इसी साल चुनाव होने वाले हैं। फिर 2025 में दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव होंगे और बहुत सारे राज्यों में 2025 में चुनाव आपको दिखाई देंगे। कम से कम 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें असम में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा बिहार में चुनाव होंगे, त्रिपुरा में चुनाव होंगे, झारखंड में चुनाव होंगे, पुडुचेरी में चुनाव होंगे। ये बहुत ऐसे जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जगह पर चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। तो ये इंडिविजुअली जो शपथ समारोह लिया गया है, ये परफेक्ट टाइमिंग में, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और दशा भी अगर चेंज हो रही है, मान लीजिए राहु चेंज हो रहा है, तो राहु जो है वो चतुर्थ भाव में आ जा रहा है। तो जनता का सुख जो रहेगा, जनता के स्थान का जो सुख रहेगा, उसको ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और संगठन में एकता बनी रहेगी। ये संगठन में जो एकता है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत सारे लोग मिलकर सरकार चलाते हैं तो खिचड़ी सरकार हो जाती है और ऐसे कंडीशन में बहुत सारे दबाव भी रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और मैं कल वाली बात को इस आज जो ओथ सेरेमनी का जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करके एक ही कॉन्क्लूज़न निकाल रहा हूँ कि जून जुलाई 2026 का जो टाइम रहेगा, वो थोड़ा खतरनाक मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे 2025 में किसी प्रकार की परेशानी, एटलीस्ट जो मोदी 3.0 की जो सरकार चल रही है, इसमें कोई परेशानी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। लोग एकजुट रहेंगे और 2029 में क्या किया जाए, इसकी तैयारी करेंगे। अगले विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से महाराष्ट्र की राजनीति पर लोगों का बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा, दिल्ली की राजनीति पर झुकाव रहेगा, बिहार की राजनीति में झुकाव रहेगा। तो सारे संगठित दल जो हैं, क्योंकि सप्तम स्थान जो है काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, सप्तमेश अस्त है, लेकिन फिर भी 28 तारीख से ये भी उदित हो जाएंगे गोचर में। तो 20 दिन के बाद इनका लगातार ट्रांजिट होता ही रहता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन में 4 बातें निकल के आ रही हैं। जो जनता स्थान है, जनता के स्थान का मालिक खुद जनता के स्थान पे रहेगा, यानी जनता का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज़, विदेशी फंडिंग जो कि द्वादश स्थान से निकाला जाता है। द्वादश स्थान का मालिक जो है वो केपी में भी एकादश और द्वादश दोनों के मालिक अस्त होकर, और डीपली कंबस्ट कहा जाए, पूर्ण रूप से अस्त है, आंशिक अस्त नहीं है, पूर्ण रूप से अस्त है। इसलिए विदेशी फंडिंग्स या विदेशी ताकतों को पराजित होना पड़ेगा। और ये केवल जो चार्ट है उसका विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, पूरे तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। और इसके अलावा जो शत्रुहंता योग का निर्माण हो रहा है, जो कर्क राशि में चंद्रमा भाग्येश होकर बैठ रहे हैं, मालव्य योग का निर्माण, हालांकि प्रतिशत वाइज कम है, लेकिन फिर भी मालव्य योग का निर्माण तो हो ही रहा है। और शनि का मूल त्रिकोण राशि में होना, ये तो मैंने उसी दिन प्रिडिक्ट कर लिया था जब 3 जून को एग्जिट पोल आया था। उसी समय मैंने भविष्यवाणी कर दिया था 9 जून को शपथ समारोह होगा। और मैंने ये भी बोला था उसमें, अगर आप लोग रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं, कि जो सरकार रहेगी उसमें जो समय लिया जाना चाहिए, ऐसा समय होगा जिसमें वृश्चिक लग्न बने, यहाँ तक की बात भी कर दी गई थी। सारे कैलकुलेशन ठीक चल रहे थे। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के प्रेडिक्शन गलत हुए और कुछ हद तक महाराष्ट्र के भी। तो अभी जहाँ पर अच्छे हुए हैं उसको भी तो आप देखिए। ज्योतिष कभी गलत नहीं होता है,
प्रिडिक्शन करते समय कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, हो जाती हैं और इसको सुधारना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जो लोग नकारात्मक बात करते हैं वो कहीं के नहीं होते हैं और कई बार नकारात्मक बातों को सुनना भी चाहिए। हर समय पॉजिटिव चीज़ें ही लोग बोलें, ऐसा नहीं है। कुछ नकारात्मक बातों से भी सीखने को मिलता है। फिर भी एक बार जाते-जाते कुछ चीज़ें ज़रूर बता दूँ, क्योंकि कुछ कमेंट आप लोगों के लगातार अभी तक आ रहे थे, तो मैं बता दूँ कि 323 प्रेडिक्शन दिए गए थे, टोटल मैंने चेक किया है, जिसमें से 227 या 229 प्रेडिक्शन सत्य हुए हैं, तो लगभग 90 प्रेडिक्शन गलत हुए हैं, जिसमें से 40 प्रेडिक्शन सीधा एक साथ उत्तर प्रदेश में गलत हुआ है, तो एक बड़ा प्रेडिक्शन वहाँ पर गलत हुआ है। लेकिन फिर भी दिल्ली में 7 में 7 सीटें आई हैं, हिमाचल में 4 में 4 बोला गया था, वो आई है, उत्तराखंड में 5 में 5 सीटें बताई गई थी, वो भी हुआ है, कर्नाटका में 18 सीट बोला गया था, 19 आई, उड़ीसा में सबसे बड़ा दल रहेगा, ये भी हुआ, और साथ में और भी जगह पे जैसे मध्य प्रदेश की बात की गई थी, वहाँ पर भी प्रेडिक्शन सत्य हुआ है। और इंडिविजुअल प्रेडिक्शन में भी मैंने बोला था ये माधवी लता जी हार जाएंगी और कंगना रनावत जीतेंगी, ये कुछ मेजर प्रेडिक्शन सत्य भी हुए हैं। तो जहाँ पर आप आलोचना करते हैं वहाँ पर ये भी देखिए कि बाकी लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जा रहा हूँ। कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि हंग असेंबली होगा, क्या ये हंग असेंबली है क्या एक्चुअली में देखा जाए? पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी हंग असेंबली तब होता है जब कहीं पर भी कोई सरकार नहीं बन पाती। एनडीए 240 सफिशिएंट नंबर है और इनके जो एनडीए जो है, क्योंकि एनडीए अगर 272 से कम हो जाता तो हंग असेंबली हो जाती, तो हंग असेंबली तो हुआ नहीं। एनडीए 293 सीटें जो लेकर आई है एनडीए अपने सहयोगियों के साथ 293 सीटें, तो इसको हंग असेंबली जो लोग कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको फिर से संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। और ये मोदी की जो सरकार है, इसमें 315 तक का आंकड़ा भी छुएगा। बहुत जल्दी आपको इसके समाचार भी मिलेंगे। और ये सरकार जो है, मैं कंडीशन केवल यही लगा रहा हूँ कि जून जुलाई, मैं अगर मगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यही बोल रहा हूँ जून जुलाई वाला टाइम थोड़ा क्रिटिकल है, उसमें थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है। और ज्योतिष का एक इंडिकेशन दिया जाता है कि इस टाइम में थोड़ा समय खराब हो सकता है। अगर ये टाइम संभल जाता है तो फिर पूरी 5 साल की ये सरकार चलेगी। और एक ही चीज़ जो आप लोगों को अपने एंड से करना है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों को, क्योंकि नाराज़ तो बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं किया है, लेकिन विदेशी फंडिंग जो हुई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका भी आकलन आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये सरकार, क्योंकि भगवान ने बचाया है, एकदम बॉर्डर पे लाके बचाया है मोदी सरकार को, नहीं तो देश बहुत पीछे चला जाता, अराजक तत्वों के पीछे चला जाता है। जो लोग मेरी इस बातों से सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे निकल रहा हूँ, तो हो सकता है मैं टाइम बीच में अपडेट नहीं कर पाता वीडियो, इसलिए कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख दिया हूँ और वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।